हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल सॉल्यूशन। हमने देखना स्टार्ट किया है एंटीवायरल ड्रग और इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया हमने एंटी हर्पीज ड्रग के रूप में एसाइक्लोविर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आज हम देखने वाले हैं एक और अलग तरीके के वायरस और उनके इन्फेक्शन से ठीक करने वाले ड्रग के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा एंटीवायरल ड्रग एंड ड्रग फॉर साइटोमेगालो वायरस। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने में जो ड्रग यूज होता है साइटोमेगालो वायरस को ठीक करने वाले ड्रग के अंदर, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गैंसिक्लोविर। यूं तो गैंसिक्लोविर एक काफी कुछ तरीके से एक्शन में, मैकेनिज्म में आपके पहले वाले ड्रग एसाइक्लोविर से मैच करता है, फिर भी कुछ बातें इनके लिए जरूरी हैं, उनको आज के व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट कहता है गैंसिक्लोविर इज एनालॉग ऑफ एसाइक्लोविर, यानी कि काम करने के तरीके के हिसाब से उनसे काफी कुछ मैच करता हुआ दिखाई देगा और ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं इस तरह के साइटोमेगालो वायरस को ठीक करने में। एसाइक्लोविर का स्पेसिफिक यूज हमने बताया था कि हर्पिस वायरस या उसकी फैमिली के जो दूसरे कंडीशंस होंगे उनको ठीक करने में यूज होगा। बिल्कुल वैसा ही एक दो आगे पीछे मिलाकर के चेंज करके अगर हम बात करें तो गैंसिक्लोविर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव यूज है वो इसी तरह के साइटोमेगालो वायरस के कारण से है। अब हमको यह भी जानना चाहिए कि साइटोमेगालो वायरस है क्या, इसके स्प्रेडिंग कैसे होते हैं, सिम्टम्स कैसे होते हैं और एक इनको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तभी तो समझ में आएगा इनके आगे आने वाले यूज के बारे में। ये जो साइटोमेगालो वायरस है बेसिकली एक ऐसा वायरस है जिसके सिम्टम्स हमको मोस्ट ऑफ द केस में देखने को नहीं मिलते, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक है और मोस्ट ऑफ द केस किसी न किसी व्यक्ति को ये होता ही रहता है और एक बार इसको होता है उसको ये पूरी लाइफ टाइम तक परेशान करता है। चूंकि ये उतना डेंजरस नहीं है इसलिए उसके सिम्टम को उतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकते। ये एक प्रेग्नेंट वुमन से फीटस में जो अंदर ग्रो हो रहा होगा वुम में, वहां तक मूव कर सकते हैं और कुछ हद तक फीटस के अंदर हल्के से सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक एडल्ट में एक हेल्दी और इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसमें मोस्ट ऑफ द केस, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द केस, ऐसे कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आपके स्पूटम के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, स्पर्म के थ्रू, लैक्टेटिंग वुमन के मिल्क के थ्रू मूव आउट कर सकता है। इनको रोकने के लिए या इनके स्प्रेड को और ज्यादा ना हो, इसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही आज के जो ड्रग है गैंसिक्लोविर, इनको हम यूज करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इनको कैसे समझा जा सकता है तो इसके लिए आपको थोड़ा पहले वाला पार्ट को भी रिकॉल करना पड़ेगा। देखिए, it is also activated intracellularly by virus specific enzyme that is thymidine kinase। ये आपने पहले भी देखा होगा, यानी कि एसाइक्लोविर के बारे में हमने बात किया था। कुछ स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग ऐसे होते हैं जो कि इनएक्टिव कंडीशंस में होते हैं। ये आपके होस्ट में जाने के बाद वायरस के करस्पॉन्डिंग, वायरस में जो एक स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाएगा जिनको हम नाम देते हैं वायरस स्पेसिफिक एंजाइम, और उनमें से एक एंजाइम का एग्जांपल है थायमिडिन काइनेज। और ये जो थायमिडिन काइनेज है वो उस लिए गए ड्रग के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ये एक्टिवेशन के जो फॉर्म है वो दो इंटरमीडिएट स्टेप से भी गुजर सकते हैं, जैसे कि पिछले सेक्शन में आपने बात किया, आपने देखा इसके स्पेसिफिक एग्जांपल को एसाइक्लोविर के रूप में। तो ये जो एंजाइम है स्पेसिफिकली वायरस के अंदर पाए जाने वाले थायमिडिन काइनेज, ये इनको एक्टिवेट करते हैं और इनका जो एक्टिवेशन होगा वो फाइनली जो एक यूजफुल के फॉर्म में है वो है ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अगर ये जो आपका गैंसिक्लोविर है कन्वर्ट होता है इस एंजाइम की मदद से ट्राइफॉस्फेट में, तो ये एक्टिव होगा और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज प्रेफरेंशियली इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज। पहले यहां पे समझते हैं फिर आगे हम बात करेंगे। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड का मतलब आप जानते हैं कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल है डीएनए और वायरस के लिए, ताकि ये जो एटीजीसी की कॉम्बिनेशन से बनते हुए आगे जाकर के या तो ये डीएनए बनाने में मदद करेंगे या तो आरएनए बनाने में मदद करेंगे। अगर मैं वायरस के केस में बात करता हूं तो आपको एक चीज और रिकॉल करनी चाहिए कि वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। उनमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो रेस्पेक्टिवली आरएनए पाया जाएगा और उन्हीं के पाए जाने के अकॉर्डिंगली हम उनको या तो डीएनए वायरस कहते हैं या तो आरएनए वायरस कहते हैं। सो लिए गए ड्रग उनके रेस्पेक्टिवली जो न्यूक्लियोटाइड मटेरियल है उनको अफेक्ट करते हैं और इस केस की अगर बात करूं तो दीज आर द प्रेफरेंशियली इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज। वायरल डीएनए पॉलीमरेज को अफेक्ट करते हैं, साथ साथ ही आगे जाकर के इनके जो स्पेसिफिक रेप्लिकेशन है इसको भी अफेक्ट करेंगे। यहां पे डीएनए पॉलीमरेज का मतलब आप जानते ही हैं कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के टेम्पलेट्स को बनाने में मदद करेंगे। सो दीज अटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑन द अफेक्टेड सेल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, अगर हम इस तरह के जो एंटीवायरल ड्रग हैं गैंसिक्लोविर को लेते हैं किसी दो पर्टिकुलर पर्सन में, एक को जिनको कोई भी वायरल इंफेक्शन नहीं है खास करके साइटोमेगालो वायरस, और दूसरा जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये जो आपके गैंसिक्लोविर टाइप
के एंटीवायरल ड्रग हैं और एसाइक्लोविर के साथ भी एप्लीकेबल है, वो उस सेल के द्वारा ज्यादा अच्छे से अटेन किए रहते हैं हायर कंसंट्रेशन में जो सेल वायरस के इंफेक्शन के कारण से अफेक्ट हुआ हो। तो इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है बायोकेमिकल पैरामीटर की वजह से वो ज्यादा है ऐसे इंफेक्टेड सेल के अंदर एज कंपेयर टू नॉन इंफेक्टेड सेल। अगर मैं बात करूं इनको समझने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए एक बार छोटा सा इनका सिंपल सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि हमको इनका मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ जाए। ये काफी कुछ मैच करेगा आपके एसाइक्लोविर की ओर से, एक नजर इसको भी लगा लेते हैं। अगर हम गैंसिक्लोविर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना चाहते हैं तो ये काफी कुछ एसाइक्लोविर के मैकेनिज्म से मैच करता है। तो चलिए एक बार बहुत शॉर्ट में देखते हैं ताकि आपने अभी जो व्हाइट बोर्ड सेक्शन में देखा इसको और अच्छे से क्लियर कर सकें। हम एक कल्पना करते हैं होस्ट सेल की, क्योंकि आप जानते हैं वायरस कभी भी अपने आप किसी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, इसको ग्रो करने के लिए किसी न किसी होस्ट सेल की आवश्यकता होगी। तो ये रहा हमारा होस्ट सेल जिसपे किसी को साइटोमेगैलो वायरस इसका इन्फेक्शन हुआ हो। तो इस होस्ट सेल में ये रहा जिसका इन्फेक्शन हुआ है, अब इसको हम ठीक करना है। तो ये वायरस सेल जो होस्ट में है इसको डिस्ट्रॉय करना हमारा एम है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गैंसिक्लोविर। ये गैंसिक्लोविर जब हम लेते हैं तो ये उस सेल के द्वारा ज्यादा अच्छे से तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, उस सेल के द्वारा ज्यादा सेंसिटिविटी शो की जाती है जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वायरस से, इस तरह के साइटोमेगैलो वायरस से। गैंसिक्लोविर इसी होस्ट सेल में गया और एक स्पेसिफिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं वायरल स्पेसिफिक थायमिडिन काइनेज जो एंजाइम है इनकी मदद से कन्वर्ट हो सकते हैं फॉस्फेट के फॉर्म में। ये जो फॉस्फेट का पहला फॉर्मेशन होगा वो होगा मोनोफॉस्फेट और ये आगे जाकर के फिर से कुछ स्पेसिफिक सेलुलर काइनेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होंगे ट्राइफॉस्फेट में। बिल्कुल ऐसा ही था हमारा एसाइक्लोविर का भी काम करने का तरीका। ये जो ट्राइफॉस्फेट बना हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं गैंसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वायरस के रेप्लिकेशन को, वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को इनको इनहिबिट करेगा, इनका इलॉन्गेशन को भी अफेक्ट करेंगे। सो ये जो ट्राइफॉस्फेट बना हुआ है वो आगे जाकर के आपके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा वायरल डीएनए में और इसके वायरल डीएनए में इनकॉर्पोरेट होने की वजह से ये डीएनए के लेंथनिंग को, डीएनए के स्ट्रैंड्स के जो अभी आपको बताया मैंने लेंथनिंग होना उसको अफेक्ट करेगा और फाइनली साथ में साथ टर्मिनेट करेगा डीएनए के सिंथेसिस को, यानी कि डीएनए के पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इरिवर्सिबल तरीके से। साथ ही साथ या तो ये दूसरा तरीका भी फॉलो करेगा और इस दूसरे तरीके के अंदर ये है ये इनहिबिट करेंगे साइटोमेगैलो वायरस के डीएनए पॉलीमरेज की कंपैटिबिलिटी को और फाइनली इन दोनों तरीकों से अगर हम देखें तो ये जो वायरस का इन्फेक्शन है साइटोमेगैलो वायरस का होस्ट सेल में ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये तो था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गैंसिक्लोविर या एसाइक्लोविर का तो आप इस तरह के फ्लो चार्ट साथ ही साथ डायग्राम की मदद से खुद अच्छा से समझ भी सकते हैं और आपके एग्जाम में आंसर को और अच्छे से एक्सप्लेनेबल बना सकते हैं। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लो चार्ट में गैंसिक्लोविर का। चलिए वापस चलें व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। ये एनिमेशन देख के उम्मीद करता हूं कि आपको इनका जो मैकेनिज्म है वो समझ में आया होगा। अगर मैं इस गैंसिक्लोविर के काम करने की एफिकेसी और उनके जो पेनिट्रेशन पावर है इसके बारे में अगर बात करें तो ये यानी कि आज का ड्रग गैंसिक्लोविर इट्स अफेक्ट द प्रिकर्सर सेल इन बोन मैरो एंड दैट इज व्हाई इट इज सेंसिटिव फॉर बोन मैरो टॉक्सिकोलॉजी। या इसका क्या मतलब हुआ है? सबसे पहले तो हमको एक बेसिक पॉइंट को जानना चाहिए इस अगर वर्ड को समझना चाहते हैं तो प्रिकर्सर सेल का क्या मतलब होता है, वो भी बोन मैरो में। प्रिकर्सर सेल ऐसे इंटरमीडिएट सेल होते हैं जो अभी किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट नहीं हुए हों, तो इनको अगर हम इनके कन्वर्ट होने से पहले ही किसी टॉक्सिक रिएक्शन की वजह से अफेक्ट करा दें तो इनके अंदर आगे जाकर के टॉक्सिसिटी डेवलप होने की संभावना है और वो सब कुछ स्टेम सेल के बनने के इनिशियल स्टेप में हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेप में हो रहा है, तो ये आगे जाकर के बोन मैरो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। अब इस लाइन को पढ़ लेते हैं। सो प्रिकर्सर सेल इन बोन मैरो आप जानते ही हैं जहां पे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो इन बोन मैरो आर आल्सो सेंसिटिव फॉर गैंसिक्लोविर। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को गैंसिक्लोविर एज अ एंटीवायरल ड्रग देते हैं फॉर साइटोमेगैलो वायरस के करस्पॉन्डिंग ट्रीट करने के लिए, तो ये जो गैंसिक्लोविर है वो मूव कर सकता है बोन मैरो में और बोन मैरो में जो आपके प्रिकर्सर सेल हैं जो अभी तक किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल सेल का रूप नहीं लिए हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं और इसके इसी नेचर की वजह से आगे जाकर के ये बोन मैरो टॉक्सिसिटी को कॉज कर सकता है और इसकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो फार्माकोलॉजी के साथ साथ टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा और इस टॉपिक को हम आगे आने वाले सेमेस्टर्स में या इसी सेमेस्टर के अगले यूनिट में देखेंगे। उसके बाद देखिए पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन, इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। गैंसिक्लोविर का जो ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा पुअर है और इसी कारण से इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो भी लो होगी। बायो अवेलेबिलिटी दोबारा रिकॉल करना चाहूंगा, इट इज द रेट एंड एक्सटेंट
of drug absorbed from its dosage form and that finally reach to systemic circulation। कितना मात्रा में वो ड्रग, कितने समय में वो ड्रग आपके लिए गए डोजेज फॉर्म से आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, ये उसकी बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। और आपने देखा ही हुआ है इसके फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी में किसी भी ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन कम है तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी। अब ये एब्जॉर्प्शन किन किन कारणों से कम है इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये एक प्रॉब्लम है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होना, प्रॉब्लम तो नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेशन है। सो हम इसके प्रो ड्रग को अगर बात करते हैं या इस गैंसिक्लोविर के प्रो ड्रग के बारे में बात करेंगे, दैट इज वैल्गांसिक्लोविर। ये जो इस तरह का प्रो ड्रग है, इसके एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करने वाला जो ड्रग है वो बेटर एब्जॉर्ब होता है ओरली, और इसके बेटर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ओरल रूट से ये जो वैल्गांसिक्लोविर है ये रिप्लेस करता है गैंसिक्लोविर को, उनको अगर हमको ओरल रूट से देना हुआ तो, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन की जो प्रोफाइल है और इनका जो बायोअवेलेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो इनके पैरेंट ड्रग गैंसिक्लोविर से थोड़ा सा अच्छा है। अब अगर बात करें साइटोमेगालोवायरस में डेवलप रेजिस्टेंस बाय म्यूटेशन by viral phosphokinase and DNA polymerase that inhibit its effectiveness। ये तो अपने आप जनरेट नहीं होंगे, सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होने की वजह से। अगर आगे आने वाले समय में कंटिन्यूअसली इस तरह के एंटीवायरल ड्रग को इरेशनल तरीके से दिया गया तो हमारे जो साइक्लोमेगालोवायरस है या इसी तरह के जो साइटोमेगालोवायरस के और जो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे आगे जाकर के म्यूटेशन कॉज होने की वजह से। और ये जो म्यूटेशन होगा वो किस पे अफेक्ट करेंगे, वो बेसिकली अफेक्ट कर सकते हैं इसी एक स्पेसिफिक वायरल स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज फॉस्फोकाइनेज, या तो और, दोनों यहां पे जुड़ा हुआ है, हमने यहां पे एंड लिखा है, यहां पे और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो आइदर और डीएनए पॉलीमरेज को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसका आपने पहले यहां पे भी देखा हुआ है, और इनके कारण से जो हमारा गैंसिक्लोविर है वो पहले के जैसा इफेक्टिव नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन और दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ गैंसिक्लोविर। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी टॉक्सिसिटी की। तो टॉक्सिसिटी के बारे में अगर हमको बात करना है तो इट इज हाईली टॉक्सिसिटी इन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो ये कंडीशंस कौन कौन है? सो हाई सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज होते हैं, और वो टॉक्सिसिटी की कौन कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे? ये है बोन मैरो डिप्रेशन, चूंकि आपने पहले ही देखा कि इनकी जो एक सेंसिटिविटी है वो आपके प्रिकर्सर सेल इन बोन मैरो के साथ भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये आगे जाकर के बोन मैरो को डिप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड के सेल्स का फॉर्मेशन, उनका मैच्योरेशन, रिलीज भी अफेक्ट हो सकता है, और कहीं ना कहीं एसोसिएटेड ब्लड से रिलेटेड एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। सो बोन मैरो डिप्रेशन के साथ साथ रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं, देन फीवर कॉज हो सकता है, वोमिटिंग जनरेट हो सकते हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस भी जनरेट हो सकते हैं। नाउ इट इज नॉट स्पेसिफिक एक्सप्लेन नहीं किया गया कि न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज में क्या क्या आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे जहां पे आपके मानसिक और आपके जो दिमागी संतुलन है इनको थोड़ा सा ये अल्टर कर सकता है, और ये सब कुछ डिपेंड होंगे तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली लंबे समय तक डोज डिपेंडेंट मैनर में अगर हम बात करें तो हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देख लेते हैं जो कि जानना शायद जरूरी है। यह है यूज इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीवियर इन्फेक्शन एंड प्रोफाइलैक्सिस which occurs in immunocompromised patient that is converting having AIDS and transplant surgery। क्योंकि हमने कहा कि इनके पास एक हाई सिस्टमिक टॉक्सिसिटी डेवलप करने की एक पोटेंसी है, इसीलिए इनका जो यूज है वो स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए रिजर्व रखा गया है। इन जनरल इनको मोस्टली यूज नहीं किया जा सकता एज पर द रेफरेंस गिवन इन केडी त्रिपाठी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस जो आज का टॉपिक का है वो पूरी तरह से केडी त्रिपाठी का है। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये टॉक्सिसिटी डेवलप करते हैं, इसलिए इनका जो यूज है वो ऐसे पेशेंट में करते हैं जिनको सीवियर कंडीशंस में इस तरह के साइटोमेगालो वायरस का इंफेक्शन हुआ हो, या ऐसे पेशेंट में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हो, यानी कि एड्स के पेशेंट में, इसका नाम ही आप समझ सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो इनके कारण से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, दैट इज सिंड्रोम एक्चुअली में। तो वो उस केस में इम्यूनो सप्रेसिव के केस में या किसी पर्टिकुलर पर्सन का ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो तब उसको इम्यून सप्रेशन थोड़ा हुआ है, तब के केस में इंफेक्शन हुआ हो अगर साथ साथ, तो इनको ठीक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। So the treatment use IV infusion with 10 mg per kg per day के हिसाब से, and this prevent the blindness in AIDS patient। इस तरह के जो डोज रेजिमेन है 10 mg per kg per day के हिसाब से अगर हम इसको यूज करते हैं
तो ये इस तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, एड्स के पेशेंट में ब्लाइंडनेस होने की पॉसिबिलिटीज को थोड़ा कम कर सकता है और ये एसोसिएट हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के वीडियो में हमने शॉर्ट तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिफरेंट जगह से कलेक्ट करके वो चीजें लेकर के आई हैं जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। और इसकी ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो केडी त्रिपाठी में देख सकते हैं। ऑल्सो हमने 95% पॉइंट को तो कवर कर ही लिया है, कुछ डोज बचे होंगे वो आप देख सकते हैं। तो आज का रेफरेंस केडी त्रिपाठी लेटेस्ट यानी कि 8th एडिशन, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।